नमस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की आज की इस नाट्य प्रस्तुति राजा की मोहर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम ये नाट्य प्रस्तुति देखें उसके पहले आइए वाद्य वृंद की ये अद्भुत प्रस्तुति जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं गगन सिंह बैस। गगन सिंह बैस राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में फ्रीलांस रिदमिस्ट हैं और इनके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं टैगोर नाट्य विद्यालय के छात्र छात्राएं। आइए देखते हैं ये वाद्य वृंद की अद्भुत प्रस्तुति।
ये प्रस्तुति थी श्री गंगवाल सिंह बैस के निर्देशन में टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र छात्राओं के। मित्रों, इसके पहले हम आगे बढ़ें और देखें आज की प्रस्तुति राजा की मोहर के बारे में। हम इस नाटक की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानते हैं। इस नाटक का निर्देशन किया है श्री लोकेंद्र त्रिवेदी जी ने और इसे लिखा है अजीत पुष्कर जी ने। इस नाटक की पृष्ठभूमि 1857 के पूर्व जनमानस में व्याप्त असंतोष से उपजी क्रांति कथा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के मध्य तक पूरे देश में कब्जा कर लिया था। किसानों पर कर दुगने कर दिए थे। जुलाहों से कपास छीनकर उनके करघे तोड़कर अपनी मिलों में कपड़ा बनाने लगे थे। मछुआरों के विरोध करने पर उनके जाल छीनकर सिपाही नदियों तालाबों से निकली मछलियां लूट लेते और उन्हें बेदर्दी से पीटते। स्त्रियों की अस्मत तार तार कर देते। कहीं कोई सुनने वाला नहीं। राजकाज चलाने वाला अमला कंपनी के चमचे बन गए थे। बुंदेलखंड में पति की मृत्यु के बाद कंपनी ने रानी झांसी का अपमान कर उन्हें राजमहल से बाहर निकाल दिया। पूरे क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़्यादतियों के विरोध में आक्रोश पनपने लगा। गांव-गांव में नारी शक्ति ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। झलकारी बाई, कान्हा
मुंद्रा के अलावा कई स्त्रियां नेतृत्व करने में आगे आ गईं। ये कथा ऐसी ही एक गुमनाम वीरांगना धोवन मुलिया की संघर्ष गाथा है, जो बुंदेलखंड में आज भी दंत कथा के रूप में जिंदा है। इस नाटक के निर्देशक श्री लोकेंद्र तिवारी का कहना है, ये घटना अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों और देसी लोगों के बीच पिसते निम्न वर्गीय समाज की बढ़ती छटपटाहट की कथा है। इसमें चरवाहे, मछुआरे, धोबी, जुलाहे, किसानों, सिपाहियों और हरबोलों तक का हर वर्ग शामिल है। इन सब पर अत्याचार को दिशा देने वाला कोई सामने नहीं आ रहा था। झांसी की रानी के अपमान को सारे बुंदेलखंड ने स्त्री जाति का अपमान माना। गांव-गांव में स्त्री शक्ति नेतृत्व करने आगे आ गई, जिसमें झलकारी बाई, कान्हा, मुंद्रा का नाम हम तो जानते हैं, लेकिन मुलिया जैसी अनेक नारियां काम कर रही थी। इस दंत कथा को हमारे समय के नाटककार अजीत पुष्कर ने नाट्य आलेख के रूप में सामने रखा है। आज़ादी के अमृत काल में गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देने के उद्देश्य से रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के नाट्य प्रभाग के प्रथम वर्ष के 14 छात्र छात्राओं के साथ यह नाटक एक माह में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य हमारे छिपे इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं को आत्मसात कराना है। इस कथा को कहने में हमने बुंदेलखंड के सामान्य जनों में प्रचलित हरबोल, वीर, आख्यान कथा गायन को प्रस्तुत किया है और आल्हा, सोहर, ठिमराई, लमटेरा, संस्कार गीत भी गाए गए हैं। लगभग 14 अभिनेता 20 से 23 चरित्र कर रहे हैं, इसलिए इस नाटक में आपको डबल और ट्रिपल रोल भी देखने को मिलेंगे। मित्रों, टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्राकृतिक वातावरण में काम करने का बेहतरीन अनुभव देता है, जो इस केंद्र को विशिष्ट बनाता है। प्रथम वर्ष के इन नव रंगकर्मियों को आप शुभाशीष दें, ताकि ये सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा कर सकें। अब एक छोटा सा परिचय श्री लोकेंद्र त्रिवेदी, जो इस नाटक के निर्देशक हैं, उनके बारे में। श्री लोकेंद्र त्रिवेदी 8 फरवरी 1956 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जन्मे हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी से 1997 में डिप्लोमा किया है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 1981 में फेलोशिप के अंतर्गत पूना फिल्म संस्थान और नाट्य विद्यालय से अभिनेता के रूप में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। 1998-99 में भारत सरकार के सीनियर फेलोशिप के तहत मध्य भारत की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की अनुष्ठानिक नाट्य परंपराओं का अध्ययन किया है, जिसमें भील, भिलाला, राठवा, माड़िया, मूरिया आदि शामिल हैं। इन्होंने यूनेस्को विश्व धरोहर योजना के लिए हिमाचल प्रदेश की लोक नाट्य शैली करियाला का अध्ययन और अंकन भी किया है। श्री त्रिवेदी ने 150 से ज़्यादा नाटकों का निर्देशन और 200 से ज़्यादा नाटकों में संगीत निर्देशन किया है। 170 से ज़्यादा पूरे विश्व में रंग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हैं। हिंदी भाषा के लिए सभी रंग मंडलों में इन्होंने नाट्य निर्देशन किया है। अनेक देशों की यात्राएं की हैं। आदरणीय त्रिवेदी जी नट सम्राट सम्मान, बीवी कारण सम्मान, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हैं। आइए देखते हैं श्री लोकेंद्र त्रिवेदी के निर्देशन में नाटक राजा की मोहर। नाटक की अवधि है लगभग 1 घंटा 40 मिनट।
दिया है। डर लगता है कहीं ठंड के मारे बीमार न पड़ जाए। अरे जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं ना, वैसे ही हमारे जानवर मन मारे रहते हैं। अरे इस साल चरवाहों का ऐसा मजमा जुड़ा नहीं है, और जानवर कम होने के कारण बाड़े में अपनी गाय चढ़ाती रहती है। ये तो ठीक है कि जंगल में मोर बोलते हैं, नील गाय दिखलाई पड़ जाती है, मगर परदेसी दोस्तों के बगैर जंगल में मंगल नहीं हो पा रहा है। रोज तेंदुआ आधी रात को अपनी मांद से गुर्राने लगता है। तब सबसे पहले मेरी गाय फुसकारती है। मेरी गाय फुल्लान धर के अपनी अपनी सींगें तान लेती है। मैं तो अपना मुंह चादर से बाहर निकालता ही नहीं। पता नहीं मेरी गाय क्या करती होगी। अरे जो दूसरी गाय करती होंगी। समझ लो भैया, जानवरों में बड़ा ऐसा होता है। अरे ये तो सब ठीक है, पर ये तो बताओ, अरे जंगल का राजा तेंदुआ है कि जमींदार? अरे उसकी आवाज सुनते ही हम लोगों की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। तू तो जानवरों से भी ज्यादा गया बीता निकला। वो कैसे? अरे सिट्टी मिट्टी को गुम हो जाती है। चरवाहे की अच्छी खासी रकम देते हैं उसे। इस पर भी वो यही ले रहता है कि बड़ा घाटा उठा रहा हूँ। अरे बाहर से आने वाली चरवाहों की खास खबर रखने में वो मेरे पास आने पड़ता है। और मजे की बात तो ये है, आता है अपने रोजगार के लिए, पर मेरी कलोनी गाय का दूध ढकोस जाता है। अरे मटका बराबर पेट है उसका। अगर ऐसी बात है तो उसके मटके को दूध से मत भरो। अरे कैसे ना भरूं? अरे वाह 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 वाह। देखो, भले ही 4 महीने के लिए सही, मैंने अपनी झोपड़ी उसकी जमीन में बना रखी है। अरे उजाड़ ना देगा वो। अरे पूरी दुनिया जानती है, गांव के उस पहाड़ के ढाकुओं से उसकी 60 गांठ है। जरा सा इशारा कर देगा ना तो हमारे सारे जानवर हाथ लिए जाएंगे। और हड्डी पसली टूटेगी अलग, तो फिर क्या करोगे? बात तो तुम्हारी ठीक है। खाना बनाना हो तो चूल्हा जलाने का इंतजाम करूं? क्या? चूल्हा? ओए, इसी बात पर मुझे अपनी घरवाली की याद आती है। सुनो, मुझे तो लगता है जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनको उनकी घरवालियों ने रोक लिया है। सुनो, आज रात हम भी रहा गएंगे। बड़ी खराब हालत हो रही है तुम्हारी है। अरे हालत तो राजा की खराब हो चुकी है। राजा 6 महीने के लिए सो गया है। सिर्फ एक बार जमाई लेने उठेगा और फिर सो जाएगा। कुंभकर्ण के बारे में ऐसी बात सुनी थी, अपना राजा तो ऐसा नहीं था। तो तुम्हें क्या लगता है कुंभकर्ण ऐसा रहा होगा? अंग्रेजी सेना की तैनाती हो गई, ये ठीक नहीं हुआ। शैतान का दखल हो गया समझो। राज्य में जब तबाही हो, अकाल हो, मारामारी हो, हाकिम मनमानी कर रहे हो और औरतों की बेइज्जती हो रही हो, चोर डाकू बढ़ रहे हैं, और राजा इस पर ना देखे ना सुने, तो उसे कुंभकर्ण की नींद ही सोया समझो। इधर जनता के साथ लूटपाट और उधर राजा की हिफाजत के लिए सेना। अरे दाव पेश वाली बात हुई है। समझ लो भाई, बड़ा घोटाला। समझ लो भाई, दाल का काला। दाल का काला, मकड़ी का जाला। अरे बेकार में मत कूदो। अब यहाँ के जमींदारों से कह दिया जाए कि रोज रोज खुरचन खाने यहाँ ना आया करें। सुनो भाई, गांव की एक भांड की मंडली ने अंग्रेजों के सामने तमाशा किया। उसने अपने राजा की खूब बुराई की। अरे चापलूसी की तो हद हो गई। अरे वाह 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 वाह, सिर्फ तमाशा ही तो किया था ना। अरे इसके बदले हम भी एक तमाशा कर सकते हैं। इस जंगल में कुछ नहीं हो सकता। अरे जंगल में नहीं, वहाँ शहर में करेंगे। वहाँ के कलाकारों को ले लेंगे। अच्छा, तो कौन सा तमाशा सोच रहे हो? हरिश्चंद्र, भक्त, मुहूर्त, सती सावित्री या अनारकली? अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं, अपना खुद का नाटक खेलेंगे। तुम्हारा कौन सा नाटक? प्रजा इतिहास रचती है। प्रजा इतिहास रचती है? हाँ, मैंने इसकी कथा उस व्यक्ति से सुनी थी जिसने छावनी के सिपाहियों के बाल बनाने से इनकार कर दिया, तो बागी समझकर हाकिमों ने उसे खूब सताया, बेरोजगार करने की कोशिश की। ये जब भी व्यक्ति कहानियां सुनाने शुरू करता है ना, तो सैकड़ों लोग इनकी कहानियां सुनने आते हैं।
लगता है रहनुमा की तरह ये लोगों को जगा रहा है। हम इस कथावाचक को अपने नाटक में ले लेंगे। भैया हम सुने क्या नाटक वाटक होने वाला है? अरे हाँ भैया, लेकिन आप कौन हो? अरे हम बुंदेलखंड की गाथ भगाने वाले लोग हैं। ओ, हमें तो गाना गाने वाले की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो हम इन्हें अपने नाटक में रख लेते हैं। अरे भैया आओ मंडली लेकर आओ, कुछ सुनाओ। अरे बिल्कुल मंडली आ जाओ। शुरू करें? अरे हाँ कि आए सभा के बीच में, कि आए सभा के बीच में हम गुरुकुल टैगोर के छात्र और सुना रहे बुंदेलखंड की सन 1856 की बात। अरे गद्दारों का मिला साथ, फिरंगी करते अत्याचार। अरे सुन लो भाई सन 1856 की बात। 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 गरबाओं पर महफूल बनाकर, गरबाओं पर महफूल बनाकर टूटे रहे जमींदार 1856 की बात। टूटे रहे जमींदार 1856 की बात। सुन लो भाई सन 1856 की बात। सुन लो भाई सन 1856 की बात। किसानों पर लागत बढ़ाकर, किसानों पर लागत बढ़ाकर करते अत्याचार 1856 की बात। करते अत्याचार 1856 की बात। सुन लो भाई सन 1856 की बात। सुन लो भाई सन 1856 की बात। चूल्हा हो के कहे तुड़वाकर, चूल्हा हो के कहे तुड़वाकर नीलों को भेजने का पास 1856 की बात। नीलों को भेजने का पास 1856 की बात। सुन लो भाई सन 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 1856 की बात। सुनो सुनाए बुंदेलों की, सुनो सुनाए बुंदेलों की करुण कथा का सार 1856 की बात। करुण कथा का सार 1856 की बात। सुन लो भाई सन 1856 की बात। सुन लो भाई सन 1856 की बात। पर फिरंगी देसी चमचे, पर फिरंगी देसी चमचे टूटे बात होशियार 1856 टूटे बात होशियार 1856 की बात। सुन लो भाई सन 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 1856 की बात। नमस्कार बारंबार, अरे नमस्कार बारंबार। अरे जब शक्ल अपनी बंदे करे मानूंगा आभार। नाटक जंगल में नहीं शहर में हो रहा है। वहाँ की देखे बहार। अरे नचनिया औरतें पहन चुकी है पोशाकें, खुश है चहचहा रही है चिड़ियों की तरह। खुश है कि इस खेल में नहीं होंगी भद्दे इशारों का शिकार। अपनी जमीन पहचान करेंगी कोई हकीकत साकार। शुरुआत के लिए हमने चुना है पूरे भरा राजसी तालाब, जहां बुनियाद होती है हरम के कपड़े। काई की वजह से अब तो इसका पानी निकलता रहने लगा
महामारी फैलती है तो गरीब के बच्चे ही सबसे ज्यादा मरते हैं। 5 को तो हम ही गवा बैठे। बहन, हमारे तो एक ही बच्चा है। तब तो तुम भरपूर औरत नहीं हो। देखने सुनने में बीमार भी नहीं लगती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा घर वाला बीमार हो? ना ना, उसे तो 1 साल पहले मुंबई भेज दिया गया। फिर ना वो वापस आया और ना ही उसके जीने मरने की कोई खबर आई। राम राम, संकट की मारी हो। अब बैठकर सुस्ता। अरे अरे अरे, ये क्या तुमने राजा का तालाब झूठा कर दिया? प्याज को चटको लो तो बाकी पानी पीने के बाद बताऊंगी। और ये कैसी भीड़ हो? राजा के तालाब में पानी पीना मना है। तुम ये भी नहीं देखती कि मैं पूरी तरह हाँफ रही हूँ? क्या हो गया तुम्हें जो हाँफ रही हो? क्या बताऊं बहन, अपने 8 साल के बच्चे को छोड़कर यहाँ भागी भागी फिर रही हूँ। और वो जमींदार का कारिंदा लगान के बदले। ठीक है, पी लो, पानी पी लो। सुनो, थोड़ा पेट खाली रखना। हमारे पास रोटियां हैं। छुआछूत ना मानो तो देख। रोटियां नहीं बहन, लगान अदा करने के लिए कुछ पैसे हो तो दे दो। इस समय लगान रोटियों से ज्यादा जरूरी है। वो जमींदार का कारिंदा मुझे ढूंढ रहा होगा। औरत दिखी नहीं कि लाट टपका होगा। बस, हम उसे अच्छे से जानते हैं। बोलो बहन, का तुम हमें ठंडी दे सकत? हम तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दे। काय धर्म संकट में डालती हो? मजबूरी में तो कौड़ियां मिलती हैं। सिक्के तो बड़े लोगों के पास होते हैं। हाँ, लगता है हमारा आदमी भी पैसा नहीं कमा पाओ। वरना घर वापस आ जा। कहता था मशीन में काम करने से सिक्के मिलेंगे। भगवान जाने, हमें तो लगता है हम यूं ही ललाते रहेंगे और सोने की चिड़िया विलायत पड़ जाएगी। तो देखो, झाड़ियाँ हिल रही है। हवा है या आदमी? बहन, चली, कहीं गाड़ी ना जाओ। हम भी कपड़े धोएंगे। आसमान में बदली गिर रही है। कपड़े सुखाने भी हैं। बहे पसीना सच्चा था, ठंडा पानी झील साए। बहे पसीना सच्चा था, ठंडा पानी झील साए। ठंडा पानी झील साए, कपड़े साटू दम खुल आए। कपड़े साटू दम खुल आए, भूख लगे तो खाना पाऊं। भूख लगे तो खाना पाऊं। शिवरा शिव, शिवरा शिव, शिवरा शिव, शिवरा शिव। ये काम मुंशी जी, काम शुरू किया नहीं, किया पाटक के। अंधी हो क्या? मैं मुंशी नहीं हूँ। ओहो, कारिंदा बाबू। तुमने उस औरत को देखा है? हम क्यों देखने लगे किसी को? इसके लिए आप हमें तनख्वाह तो देते नहीं। मुझसे इस तरह का मजाक मत किया करो। वो मेरी आसामी है। तभी हाँफ रही थी बेचारी। इसका मतलब तुमने उसे देखा है? मुझसे झूठ बोलती हो। मान लिया कि हमने उसे देखा है, पर हम उसे कैद तो नहीं कर सकते ना। अरे पागल, वो मेरी आसामी है। मुझे उससे लगान वसूल करना है। ऐसा बोलते हो जैसे हमसे वसूलना हो। जाओ और ढूंढो। कहाँ ढूंढूं? हिरनी की तरह फलांग दे। अरे जमींदार साहब के पोते का अन्नप्राशन है। खीर के लिए उसकी भैंस का दूध भी तो चाहिए। अच्छा, तो लगान भी चाहिए और भैंस का दूध भी। मान लो उसने ना दिया तो मैं खूंटे से खोलकर उसकी भैंस ले जाऊंगा। वाह वाह, क्या खूब मर्द के बच्चे हो। भीख भी मांगते हो और अकड़ भी दिखाते हो। ओहो, हम कथा न जाने कहाँ ढूंढते हम। जाए ढूंढ लाए, नहीं तो हमें मिलेंगे उड़ाने और उसको मिलेंगे डंडे। कहाँ गए? कहाँ चली?
हाउस का मुंशी भी उसे नहीं पकड़ेगा। वो भी जानता है कि वो राजघराने के कपड़े लाता है। अरे नहीं रुकी, रुक। दूसरों को सजा देने के लिए तो आपने हमें नौकर रखा है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। हुजूर, जब नहीं है सुनना तो दीजिए सजा। सजा ये है कि तुम दोनों दर्शकों से मेरी तारीफ करो। उसकी मोहर के बल पर राज चलाने का हुनर आप जाने हैं। मैं तो कहूँ ये हुनर तो ऊपर वाला भी ना जाने। शब्दों की झूठी ताकत के बदौलत मैंने राजा से उसकी मोहर हथियार ली और ठप्पा मार मार कर झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में लगा हूँ। ऐसा करने में मैं थोड़ा बेशर्म हो गया, पर करूँ क्या? अरे सदियों से राजकाज ऐसे ही चलता आ रहा। प्रजा का सच राजा का सच नहीं होता और राजा का सच प्रजा का सच नहीं होता। मैं अपनी गरीबी की सच्चाइयां भूल चुका हूँ। अरे अब तो मुझे ये सारे गरीब मक्कार नजर आने लगे। इन्हें सताने में मेरा फायदा होता है, इसलिए मुझे ऐसा करने में कतई तकलीफ नहीं होती। राजा की मोहर मेरे पास है, थाना कचहरी मेरे पास है। अरे अंग्रेजी सिपाही मुझे सलामी ठोकते, मैंने उन्हें चरागाह देने का वादा नहीं किया। गोरे काका ने आपको मना किया था कि उनके बारे में एक लफ्ज भी ना बोला जाए, फिर क्यों बात लगाए हुए? छोड़ो छोड़ो। हुजूर, आप चारागाह का मसला निपटाने के लिए कहीं चलने को कह रहे थे। अरे कहाँ चल रहा था? अरे हुजूर, आप राजसी तलाक के बारे में पूछ रहे थे। अरे हाँ, अरे ये कपड़ा धोने वाली कहाँ उड़ गई? कहाँ गई? हुजूर, कपड़ा उधर दे तो रखा है, गई होगी कहीं। आ जाएगी। हुजूर, आप बहुत थक गए होंगे। हाँ। थोड़ा सुस्ता दीजिए। अरे हाँ। आइए आइए। मुझे जमीन पर बिठाओगे? धरती की गंदगी देखकर मुझे अपनी कुर्सी बहुत याद आती है। हुजूर, कुर्सी। ये लीजिए। अरे वाह मेरे चूजों। कहीं को बहाना ना करती तो वो भागता भी नहीं। जब यहाँ मर्दों का आना मना है तो ना जाने क्यों आ जाते हैं लाल टपकाते। लगता
तालाब भी पड़े, मछली भी महकने लगे। हाय दैया, मार डालो रे। ऐसी मछली पकड़कर तुमने कभी हमें नहीं दी। हाथ से पकड़ूंगी ना तो कांटा मार देगी। जाल तो लहुआ के पास है और वो घूसखोरों से बहुत चिढ़ता है। वो अपनी मछलियां छावनी वालों को भी नहीं देता। अरे ये तो लपर लपर बोले जा रही है। ये तो लबर लबर बोले जा रही है। हमें घूसखोर कहती है। आपको घूसखोर कहती है। राम कहेगी। रांड को रांड क्यों कहते हो? खूब जानते हो कि सेना के बिगड़ैल अंग्रेज घोड़े ने हमारी आदमी की पसली पर लात मारी थी और वो तड़प तड़प कर किले की दीवार के पास मर गया। रांड तो हुई ना, गोरों की छावनी पड़ती ना ऐसा होता। हम पूछते हैं सड़क में इस तरह उन्हें घोड़े दौड़ाने की छूट क्यों दी गई? उस गोरे सिपाही पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? हमें मुआवजा क्यों नहीं मिला? बेचारी को कसम का मुआवजा नहीं मिला तो आग बबूला हो रहे। बोलिया, तुझे मुआवजा चाहिए ना? तुम्हारी आंखों से साफ टपकता है मुझे। हम अपने मेहनत के बल कमा खा रहे हैं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। हमें मुआवजा नहीं चाहिए। तो क्या आदमी के बदले आदमी चाहिए? आदमी भी चाहिए होगा ना तो खुद ढूंढ लेंगे। इसके लिए आपकी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं। क्यों इसके मुंह लगते हो? जरा हमें भी तो बातें करने दो। ये सरकारी हुक्मनामा है, रख लो, काम आएगा। हुक्मनामा? खुश होकर जमीन का पट्टा लिख दिया था। ये सबसे शुक्रिया अदा करें आपका। अरे हुक्मनामा संभाल कर रख लो बस। शांति से पढ़ दो, बाकी हम समझ जाएंगे। अच्छा तो सुनो, आज से ये तालाब तुमसे छीन लिया गया है। क्या छीन लिया गया है? मगर क्यों? इसे बांट कर अंग्रेजी घोड़ों के लिए चारागाह बनाना है। ये अन्याय है। हम कपड़े कहाँ धोएंगे? छावनी के पास एक नया तालाब खोदा जा रहा है। कपड़े धोने के लिए तुम्हें वहीं जाना होगा। लटन कबूतर वाली बावली के पास। हम वहाँ कपड़े धोने नहीं जाएंगे, वहाँ अक्सर अंग्रेजी सिपाही आते हैं। अरे तो क्या हुआ? हम ढाई मित्र के आदमी से क्यों डरने लगे? वो हमारे दुश्मन हैं। कह देते हैं हम कपड़ा धोना बंद कर देंगे, लेकिन उस बावली के पास फटकेंगे भी नहीं। चांदमारी के कारण वहाँ के मोर भी भाग गए। अब वहाँ सन्नाटा ही सन्नाटा है। कुछ भी हो, तुम्हें हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। ये कोई कच्चा हुक्मनामा नहीं है, इसमें राजा की मोहर छपी है। हम राजा की ड्योढ़ी में जाकर गुहार लगाएंगे, कहेंगे छावनी के सिपाही बदमाश हैं, उनकी औरतें उनके साथ नहीं रहती। अच्छा, जो करना हो कर लेना, मगर हाँ, कल से हाथ दिख मत जाना, समझे? चल रहा है? अरे भाऊजी, क्या हुआ? हमने तुम्हें कभी ऐसे परेशान होते नहीं देखा। ये पूछो का नहीं हुआ, का खाएंगे और का अपने गधे को खिलाएंगे। रुआ कभी कभी 1.5 सेर कड़ी खा जाता है, उसके लिए जमीन मांगी तो पुश्तैनी तालाब में छिन गया। हरी हरी पुरेन देखने को ना मिलेगी अब। कमल ककड़ी की सब्जी भी गई। किससे कहे राजा अभी सोया हुआ है। हम वहाँ कपड़े धोने नहीं जाएंगे। अरे कहाँ कपड़े धोने नहीं जाओगी? छावनी के पास वाले नए तालाब में। हम मुंशी की चाल समझ गए हैं। तो उसने तुम्हारे ऊपर निगाह गिरा दी। कल उसने मेरा भी जाल छिनवा लिया और सारी मछलियां छावनी में भिजवा दी। सोचो हमारे तुम्हारे तालाब ना रहेंगे तो हम तो कहाँ रहेंगे? यही रहेंगे और कहाँ रहेंगे? हाँ, और
ग्राहक माल चाहते हैं पर मैं तालाब नहीं जा सकता। कल सारी रात में सपने में मछलियां ही मारता रहा। मुंशी का बस चले तो तुम्हारा सपना भी चुरा ले। जी, तुम्हारे पास रोटियां हैं? हाँ है, थोड़ा पिसान भी है, 2-4 दिन कट जाएंगे, पर फिर भीख मांगूंगा। हटने के सामने से। सोच रही थी मर्द बच्चे हो, हमारे आदमी के दोस्त रहे हो, मेहनत मजदूरी करके हमें भी खिलाओगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। कहाँ ले चलोगे? हमारे घर। घर में नहीं है दाने, अम्मा चलनी गुनाने, भुक्कड़ होकर औरत को भार उठाने चले हो। लाला तुम हमारे साथ चलो, गाय की पिसान तो हमारे घर में है। हमारे घर में थोड़े महुए पड़े हैं, उसे खाकर 2-4 दिन काट ले। अरे उन्हें जल्दी खा डाल, नहीं तो अंग्रेजी सिपाही उठा ले जाएंगे। अब 2 भट्टियों में सूखे महुए की शराब उतारी जाएगी। इसके लिए जंगल की पैमाइश भी शुरू हो गई है। पूरे जबरदस्ती यहाँ के लोगों को शराब पिलाएंगे और पैसा वसूलेंगे। मेरा मन होता है खुले भट्टी, मैं अभी छत पर भी हूँ और मस्त होकर घूमो। जी उड़ गया है मेरा। लाला तब तो हमसे तुम्हारी नहीं पटेगी। तुमसे भला तो हमारा गधा जो घास छोड़कर अमृत के घड़े में भी मुंह न डाले। ठीक है, तो तुम्हारे गधे से ही सीख लेता हूँ। नहीं पीऊंगा शराब। किसने बचाया लाला, किसने बचाया, किसने बचाया लाला, किसने बचाया। अरे तुमने मुझे बचाया फौजी, तुमने मुझे बचाया। तुमने मुझे बचाया फौजी, तुमने मुझे बचाया। भूख के कारण खुशी से, भूख के कारण खुशी से ओढ़ा मैंने तेरा साया। इसी खुशी में बंजर घोड़ा। सुनिए सुनिए सुनिए, जोड़ी पर शहनाई और तो का मंगल गान, क्योंकि ये कोठी है जमींदार की। शब्द ध्वनि हुई, पुरोहित जो बाचिन के कथा होगा 1.5 मंजिल जो का हवन, 1.25 का ब्रह्म भोज, क्योंकि ये कोठी है जमींदार की। उसके पोते का है आज अन्नप्राशन, वो खीर खाएगा सोने की थाल में प्रथम बार, क्योंकि ये कोठी है जमींदार की। शानदार दावत में आएंगे लाट गवर्नर, भकेंगे मच्छी मांस, बच्चियों को देंगे दुआ लेकर खट्टी डकार, तभी अस्तबल से घोड़े हिंडनाएंगे, उनके हिंडनाने में टपकेगी इस घर की रहीसी, क्योंकि ये कोठी है जमींदार की। जब मेरा पोता पैदा हुआ था तो दाई ने झुककर बख्शीश मांगते हुए कहा, हुजूर तुम्हारा पोता तो कुलदीपक है, पंडित से साइड बिचरवा के संस्कार करवाइयो। मैंने पूरे 7 दिनों तक शहनाई बजवाई, पूरे शहर में शक्कर के लड्डू बंटवाए। कितना भाग्यवान है मेरा पोता कि उसके अन्नप्राशन की दावत में कमिश्नर साहब खुद आएंगे। हमें मालूम है कि वे मंद मंद रोशनी में शराब पीना पसंद करते हैं। अरे कोई है? अरे बड़े वाले कमरे में झाड़ मानो सरियाता है कि नहीं? हुजूर! सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मछलियां तली जा रही हैं, खरीदी जाती तो 100 रुपए लगते, मगर आज का बाजार तो हम लोग लूट लाए। डीमरों की टोकरियां खाली करवा ली, 2 दिन तक उन्हें पानी में उतारे रखा। मजाल किसी ने चूं से चा की हो, बल्कि लंबी सांसें भर के प्यारे पोते को जुग जुग जीने का आशीर्वाद देते रहे। लगता है इस काम के लिए तुम्हें शाबाशी चाहिए। अब शाबाशी तो हर काम के लिए चाहिए हुजूर, कलेजा काट के काम करता हूँ। विद्या, हाँ हुजूर, इन्हें शाबाशी तो जरूर दीजिए, क्योंकि ये दौड़ा कर दूसरे का कलेजा जुगाड़ लेते हैं। अरे वाह 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 हुजूर, आज तो कोठी में बड़ी चहल पहल है। जी हुजूर, घी के 5 पीपे तुमने तालाब में भिजवा दिए कि नहीं? कौन से पीपे हुजूर? अरे जिस बैलगाड़ी में घी के पीपे लदे थे उसका पहिया गंदी नाली में धंस गया था।
तुम्हारी मालकिन ने हिदायत दी कि घी में छूत लग गई है, उन्हें तालाब में फेंकवा दो। अच्छा वो उसमें तो छूत लग गई थी ना, सब फिकवा दी। हुजूर ऐसा तो वो घी हम गरीबन में ही बांट देते हुजूर। गरीबन का माल गरीबन में काहे बांटते? मछलियों को पिला दिया हुजूर, इसीलिए आज मछलियां तलने में चिकनाई कम लग रही है। अच्छा। वो सारा घी पी गई थी और मालकिन भी तो यही चाहती थी। हुजूर जग में हम लोगों को नहीं होता, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हम लोग हर जग में रसोई का जूठन खाई है। अरे पगलिया, अन्नप्राशन में चुने हुए अंग्रेज अफसर आ रहे। और एक बात बताओ, तुम अपने आदमी के साथ काहे नहीं चलेंगे? हम खेत खाली हो जातो क्या नहीं? अब क्या बताएं हुजूर, किसान से उसकी जमीन नहीं जोड़ी जाती। जो हो, लगान तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। हुजूर आपकी बहू दूधो नहाए कूदो पड़े। आज खीर के लिए जो दूध मंगवाया गया है ना, उसमें एक हंडिया दूध हमारी भैंस को भी है। आपके भाग्यवान पोते की बड़ी लंबी उम्र हो। इस खास मौके में हुजूर हवा लगान माफ हो जाता तो हवन के लिए हम सवा पाव जौ तिल भी दे देंगे। बड़ी आई दादा दानी, ऐसा है कि लगान को इंतजाम करो। इस जश्न में कम खर्च थोड़ी होगा। आ गई बिला वजह खुशी के मौके पे खोपड़ी चाटना। ये नहीं कि कोई गाना बजाना करे। आ गई दुखड़ा रोने। मालिक गाने बजाने वालों की कमी नहीं। एक काम कीजिए, इससे मसाला पिसवा लीजिए। अब की बाड़ी में बहुत कड़वे मिर्चा पैदा हुए। हुजूर लगान माफ कर दे तो हम जी भी कर दे, पर मिर्च की चिंचनाहट 10 दिन तक नहीं जाती। आप कहीं तो मैं एक सोहनी गा दूं। राजा दशरथ रागिया लगिया, मसिया लगिया, राम सिवाए नंदलाल। राजा दशरथ रागिया लगिया, मसिया लगिया, राम सिवाए नंदलाल। राजा दशरथ रागिया लगिया, अरे चुप! बंद करिए बकवास। मालिक, पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है। अच्छा। प्यारे पोते को केसर का उपटा लगा है। हाँ। बस थोड़ी देर में उसे दूध और गुलाब जल से नहलाया जाएगा। ची 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 हुजूर, ऐसे में देश चिपचिपान लगे है। भैंस को दूध गाढ़ो होत है। अरे हम सचमुच तुमसे तंग आ रहे। अरे पगलिया, ई के बाद वो 7 कुएं के पानी से नहलाओ जाए। वही तो हुजूर, अब ये हमें क्या बता दो। आप जैसे बड़े मुने के चोचले हम क्या जाने। ये ऐसे बात नहीं है। एक काम करो, ठीक है, मोड़ा को पकड़ लिया। हवाओ मोड़ा वो गए हुजूर, वो तो अभी सो रहा है। सो रहा हूं? अबे तक सो रहा हूं? यानी कि तुम्हारा मोड़ा में बाल बच्चन की बराबरी कर रहा हूं। ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो वो जरूर पकड़ लिया। अरे हुजूर रात में उसके पेट में दर्द तो आधी रात में नींद लगी, सो अब तक सो रहा है। देख, हमारे नौकर अंग्रेज के खानसामे बन गए। उनके रसोई में खाना बनाते हैं। हम तुम्हारे मोड़ा को काम दे रहे। तुम्हारा मोड़ा हमारे पोता को घूम करे, उनको पालना हिलाए और खावे पीवे की चिंता नहीं करो। रसोई में काफी खाना बच जाता है। सुनो, हमने तुम्हारा मोड़ा लिया। जिस दिन लगान भर देना, अपना मोड़ा ले जाना। मालिक, घोड़े हिलना रहे। अरे तो उन्हें बादाम की डुबकी दी जाए। भाई समय हो गया है। अगर वे बादाम नहीं पाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। और सुनो जी मालिक। शाम को उन्हें चांदी के जेवर पहनाने हैं। पीठ पे मखमली झालर डालकर बढ़िया से सजाकर उन्हें छावनी भेजना। कमिश्नर साहब और कप्तान साहब उन पर बैठकर यहाँ दावत में आएंगे। भला ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ हुजूर, लेकिन मेमो के लिए क्या प्रबंध किया जाए? मेमो के लिए पालकियां सजवा दो और कहारों से कहो कि पकड़ बांध कर उन्हें लेने जाए। भाई अपनी शान की बात है, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? जी हुजूर। हुजूर अरे करे ते अबे तक नहीं बैठे। अरे घर जा और अपने मोड़ा को जितना प्यार कर रहे हो कर ले। नहीं हुजूर, हम ऐसा नहीं आदत ना करिए हुजूर। मर जाएंगे हुजूर, हमारी बात सुनिए हुजूर। अरे हट, कहाँ ले गए? आया हुजूर। हुजूर हमारी बात सुनिए हुजूर।
हमारी मनोकामना तो पूर्ण हो गई। अब तो हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे और उनका जैसा नखरा भी सीख लेंगे। और जैसा मुंशिया करता है, मुंशी राजा का मुहर हथियार जौन चाहे लस्यात सफेद करे वाला। अरे हम तो अपन पीठ ठोकीला कि काशी विश्वनाथ की कृपा से हम मुंशिया से अपने हुक्मनामा पर ठप्पा लगवा लेंगे और छावनी की रसद का ठेकेदार बन गई नहीं। अरे अब तक अंग्रेजमन से रुपया का 8 अठन्नी मिलवाई, काम खत्म। किसानन का फसल लूट लूट के सिपाही हमारे गोदाम भर दी है सर। उनके ऐसा करे का हुक्म दिया जा चुका है। कितना खराब काम करे जाते और ऐसे तो किसान गर्दिश में चल जाए। अब क्या करल जा? इस सब लालच में ऐसे ही फंसा मैंने सर कि आदमी का दीन हमारे काबू में ना रह पावेला। शिव 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 तोहार दर्शन पाकर तो जीवन धन्य हो गए प्रभु। अरे मेरे दर्शन से नहीं, तुम्हारे गोदाम को शाही गोदाम बना देने से। तुमने जमींदार की दावत में कमिश्नर के लिए तोहफा क्यों नहीं भिजवाया? अरे हमारे पोता का पसंदी थोड़े रहा मुंशी जी। अरे रिश्ता बनाकर नहीं रखोगे तो मुंह की खाओगे। शाहजी, लेन देन जारी रखो वरना हुजूर रसद बंद करवा देंगे। ऐसा हम तोहफा भी भिजवा दें। अब क्या करें यार मालिक, चूहा इतना बढ़ गया वैसा कि घाटा ही ना पूरा हमें लेवल मालिक कुछ रसद और बढ़ाओगे। सुनो, छावनी में कुल 900 सिपाही हैं। मैं तुम्हें 3000 सिपाहियों की रसद के लिए रकम दे रहा हूं। अरे चाहे तो सिपाही दिन में 6 बार खाए। कहो लिख दो ऐसा कागज। ना मालिक ऐसा ना करा, हम खिदमत बटन पूरा तैयार है। तो फिर ठीक है, 2000 सिपाहियों की रसद की आधी रकम मुझे दे दो। कुछ कम कहेगा, सचमुच चूहा बहुत तंग कर रहा था। चकादार, दीवान और हाकिमों की बीवियां भी पटरानियों की तरह रहना चाहती है। उन्हें तुम्हारे चूहों से क्या मतलब? हाँ? अगर ये हुई ये बात, देवे के ही पटन पूरा काई। शाहजी, इसे नौकर रख लीजिए। हाँ शाहजी, मुझे नौकर रख लो। काहे रखने? चूहा मारे कर दो तो के नहीं, पर मारूंगा। दावा, बस दावा, करनी कुछ नहीं। अरे चूहा मच्छर नहीं होने से कि हर केहू मार सके। चूहे शेर भी तो नहीं होते। ये बता लो क्या इनका आखा दिन बस तुल लगे होगा, चट से कर जवाब पूरे में लगती। अरे हम कहा थी शेर, शेर का चीज हुआ चूहन के सामने तो चूहा मार खा खा के मोटा हो जाएगा। देखो मेरी तरह, तो चूहा मार खा खा के मोटा हो जाएगा तो शेर की तरह बुल्ला धरेगा। शेर आंख में हाथ डाल के चढ़ाई करे तक का हौसला रखेगा। उतर में पकड़ो ना रखा, चेहरा पे तनको भी दौरा के नहीं। जैसे खाना ना मिला तो क्या खा के बढ़ चूहा। मालिक सोचो, जब मैं पानी में डूबी मछली पकड़ सकता हूँ मालिक, चूहे तो जमीन पे रहते हैं। तब तो इसकी नौकरी पक्की कर दो। अभी कर देते हैं, पक्की नौकरी देव तो फंस जाए। ऐसा करती कि कच्ची नौकरी दे देवती। तू जो वैसे भी रहकर आधा कर तो थोड़े लगे रहला जो जाते हैं, पर सुनो, मजूरी देने में कोताही न करना, क्योंकि गरीब का पेट पर लात मारने की आदत यहाँ सबकी हो गई है, समझे? क्यों दिया? चल तो क्या अपन गोदाम दिखा दिया लो। बाप रे, इतने बोले। अभी अभी जो पूरा आलम में कूल यहीं में बंद हो। अंदर जेबे तो दरवाजे के पीछे को लैट्रिन और एक डंडा रखल हुई। अब तो मन लगल नहीं। तू 4 को बिल्ली चूहन के लालच में नहीं जानी सर। मालिक, मुझे रात मार के लिए अंदर बंद कर दोगे तो मैं खाऊंगा क्या? अरे हमने कचौड़ी जलेबी तले या तो वही खा लिया। मुड़ के कहीं का घर से खा के ना आवे की चाहिए। सिपाही का खुराक तो की दे दे। आगे बढ़। सवेरे आके देखो कितना चूहा मर ले।
बाप रे, इसकी झाड़ियां काटी थी जो ये सजा मिली। खूब अंधेरा, मेरे तो दम घुट रहे। उसने एक भी रोशनदान नहीं लगाया है। बाहर जितनी भुखमरी है अंदर उतने ही बोरे। मगर चूहों का पता है ना चूहों का। कोई चूहा दिख भर जाए तो साले को मार मार कर चटनी बना दूंगा। बोल। चलो उधर छिपके बैठ जाते हैं। जैसे ही चूचू बोलेगा हमला कर दूंगा। अरे जाग रहा हो, फिक्र ना करो। इनके मारे निशाना चूक जाता है। लगता है उधर बिल टाई न कर दिया तो दौआ का है। कैसी नौकरी मिली भगवान, मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। चूहा नहीं मारूंगा तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी। गेहूं का ढेर भौजी के बांध देता हूं। काम करता हूं, इन गोरों को इधर से उधर कर देता। दो एक चूहे मर जाएंगे तो कहने को कि मेहनत की है। हाँ, अब भौजी खुश हो जाएगी। भोर का घंटा बजल नहीं कि टक से दिए खुल जाना। अब देखी तो चूहा डंबवा के मल्ले कि डुआ चौवा के है। नौकरी करल आसान समझत है, होगा ना बेहोश। गनीमत हो कि यहाँ की गंदी हवा से घुट के मर नहीं गए। चला अच्छा भल हमारे कबर का पैसा बचत है। खटड़ी में गेहूं बीच में निकला। अरे अरे मेरे गेहूं, साली मुझे मेरे गेहूं वापस कर दो। राम को सब रात भर मेहनत की है। ये देखो मेरे घुटने भी छिल गए। ये हराम के नहीं है सारे। कैसे नहीं हराम के? छट मार गेहूं। कहा था कि मेहनत कर, मैंने बताई नहीं की। मैं भौजी से वादा करके आया हूँ। क्या कहेगी वो? तो भौजी कुछ कहे, कहा थी निकल जो यहाँ से। नहीं तो हवालात में बंद करा के तो ऐसा जैसा कराए ना आया से। मुंह के पेट मुझे ऐसी तैसी नहीं करवानी है। ले जाओ अपना गेहूं। सारी आशा पर पानी फिर गया। समझ नहीं आता अब लोग कैसे
जिएंगे। अरे हटो बाबा, धूप आने दो। मेरा एक सवाल है। तुम्हारा सवाल सुनकर हम क्या करेंगे? हमारे पास भी सवाल ही सवाल है। पापा हम आपको भिक्षा में कुछ भी नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूंगा। इससे अच्छी बात और क्या होगी? लाओ, दो देना। नहीं बाबा, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। हमारी हालत तो ऐसी है कि हम किसी साधु संत को कुछ दे भी नहीं सकते हैं। हमारा रोजगार छिन गया है, अपने ही खाने के लाले पड़े हैं। अंग्रेजों ने तुम्हारे ताल और जाल छीन लिए, लेकिन तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं हुआ। और किसके साथ हुआ? अंग्रेजों ने मुंशी के साथ मिलकर चुराहों के करके तोड़वा दिए। वे बगावत करने के लिए इकट्ठे हो रहे। भूखों मरेंगे कि बगावत करेंगे? पापा जी, इस राज की रियाया का भविष्य बताओ। बहुत तकलीफ है, पर आप ये समझ लो हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूंगा। अगर रोटी मिल जाए पापा? इसका मतलब है कि तुम जीना चाहते हो। क्यों नहीं? इसका मतलब है कि तुम्हें जिंदगी के साथ आजादी भी मिली है। इसके बिना जिंदगी का मतलब ही का। अंग्रेज हमारी आजादी छीनने में लगे। ये अरे वाह, रोटी। बाबा जी ये रोटी तो ठीक, पर ये कमल? ये तुम्हारी आजादी है। हमारी आजादी? यही तो नहीं है हमारे पास। होगी, एक दिन जरूर होगी, लेकिन बहुत कुछ करना होगा उसके लिए। अच्छा मैं जाता हूं। आजादी? रोटी? पता नहीं क्यों आज मुझे चकाचौंध सी लग रही है। एक काम करो, ये कमल तुम रखो, रोटी हम दोनों आधी आधी खा लेते हैं। सिर्फ हमारा नहीं झुकेगा, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। कैसी नौकरी है? टहलो और सोए हुए आदमी के खर्राटे सुनो बस। तुम मुझसे कुछ कह रहे हो क्या? हुजूर, पूछ रहा हूँ कितने करके तुड़वाए, कुछ याद है? अरे नहीं याद, और ना ही याद रखूंगा। यहाँ की रियाया बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हाँ, अरे राजकाज में रोटी चिल्लाती है। हुजूर, दरबार का समय हो गया है, सीधे बैठ जाइए। क्यों उल्टा बैठाऊं? अब आप जैसे हाकिम से हम सिपाही ये बात कैसे बोले कि आपका नाड़ा? कमाल राजा की मुहर का और कर्म कंपनी बहादुर का। अरे कागज पर मुहर का एक थप्पा मारता हूं ना, तो लक्ष्मी घुटने तोड़कर हाजिर हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो हराम का धन कमाता है वो कभी न कभी निसंतान हो जाता है। ये सुनकर मुझे अक्सर डर लगने लगता है, पर मेरी संपत्ति भोगने के लिए कम से कम 1 दर्जन बच्चे चाहिए, लेकिन मेरी बीवी तो पीलिया की शिकार।
का ख्याल रखते हैं हुजूर। सुनिए, आवाज से लगता है जुलाहे हैं, जुलाहे जिनके घर जुलाकर आप यहाँ आराम से सो रहे हैं। अरे आपको कुछ खबर भी है नहीं? अपनी सेना में 2/3 सैनिक जुलाहे हैं, जुलाहे। अरे इस समय अपनी सेना के सिपाही टांग फैलाकर सो रहे हैं। राजा के पास तो किसी और को भेजना है। क्या है कि वो आजकल बड़े अकेले पड़ गए हैं। दादाजी हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दादाजी हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। लगता है मैल ऊपर तक आ गया, इसीलिए सुनाई देने में बड़ी अड़चन आती है। कहाँ गए? सुनो 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 फरियादियों, मुंशी जी ने अपना कान साफ कर लिया है और एक बात का ध्यान रहे, कोई भी यहाँ पर अपना रोना नहीं रोएगा। पूरे शहर में तुम जाते हो, कुछ को बुलाओ। अरे कुछ को भेजो, नहीं रुको, लेके करके जाओ। हम दरबार का कोई कायदा कानून मानने को नहीं तैयार। क्यों भाई, क्या जरूरत? क्योंकि हमें आदमी नहीं रहने दिया गया, जानवर समझकर हम पर राज किया जा रहा। मुंशी जी, कंपनी के इशारे से आपने हमारे करघे क्यों तुड़वाए? क्यों तुड़वाए? आपका दिल बहुत काला है। देखो भाई, मैं प्यादे से मुंशी हुआ, किस्मत और हिकमत की बात है। राजा की मुहर मेरे अलावा किसी के भी पास नहीं, इसीलिए मैं हाकिमों का हाकिम और वजीरों का वजीर हूँ। जो चाहता हूँ बन जाता, मगर आपका दिल बहुत काला है। चुप। अब इस तरीके से गाली गलौज करोगे ना तो कागज पर मुहर का एक थप्पा मारकर चपरासी बन जाऊंगा। और मान लो अगर मैंने ऐसा कर दिया, तब फिर तुम्हारी फरियाद कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? इसलिए मुझसे जरा अदब से बात करो। हुजूर, तो औरतें भी आई हैं। औरतें? बुला लो, बुला लो। जाओ जाओ। मैंने तुम्हारी बात सुनूंगा। अरे ये क्या, आते ही गाय की तरह भागने लगी। हुजूर, इसे अपने छोटे बच्चे की याद आ रही है। आ रही होगी छोटे बच्चे की, मगर मेरे दरबार में तुम लोगों को घूंघट खोल कर आना चाहिए। क्या है कि मैं अधीर आदमी ठहरा। घूंघट खोल लो और मेरी कुर्सी के पीछे आकर बैठ। आओ। हम इस तपती धूप में कोसों चल कर आए हैं। पहले हमारी बात सुनिए। नहीं हुजूर, पहले इस औरत की बात सुनिए। हुजूर, पहले मेरी बात सुनिए हुजूर। मैं रात भर गोदाम में बंद था, पहले मेरी बात सुनिए हुजूर। अरे तू कहाँ जा डबका? रात भर गोदाम में बंद था, तो जरूर तूने चोरी की होगी। जेब दिखा। आहा, ठीक से टको ना, जेब में 4-6 गेहूं के बोरे होंगे, तभी तो फटी है। जो सारे चोर लगता है, क्योंकि चोर ही रात भर जगते हैं। जगने को तो पूरी रियाया रात भर जगती है हुजूर, इसलिए नहीं कुछ खट मत काटते हो। अब बात यह है कि तू अपनी बात के इस पूरी रियाया की चिंता तू हम पर छोड़ दे। हुजूर पर छोड़ दे। मुझे जहर खाने की अनुमति दे हुजूर, मैं मरना चाहता हूँ। जल्दी से इस फैसले की सुनवाई करें हुजूर। पहले तो मैं इनकी बातें सुनूंगा। का मामला तुमसे ज्यादा अहम है, तो मैं तुम्हें बात में सुनूंगा। अरे सिर्फ खाना करने में कितनी देर लगेगी? कहानी की बातें सुनूंगा, तब तक मैं क्या करूँ हुजूर? हाँ, तब तक तो तू मरने के बारे में कोई नई नई तरकीब सोचता है। जरा हमें भी तो पता चले कि एक आदमी कितनी तरीके से मर सकता है। हुजूर, इससे पूछे कहीं प्रेम के चक्कर में तो नहीं मर रहा? अरे छी 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 छी, हमारे दरबार में औरतें ऐसी बातें नहीं करती, गंदी बातें। हाँ हाँ बताओ, तुम बताओ, बहुत परेशान हो ना? मैं पूछता हूँ, कंपनी के इशारे से आपने हमारे करघे क्यों तुड़वाए? क्यों तुड़वाए? वो तो कंपनी वाले जाने। अगर वो लोग सामने होते ना तो लाठियां चलती। तुम लोग घबराना नहीं, मेरे रहते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अरे बात बात पर लाठियां चलाना तो इनका काम है। हाँ भाई, तो तुम्हारी बात पर आ जाता हूँ। हमें हुक्म हुआ, तुमने करघे तुड़वा दिए। किसने हुक्म दिया? राजा ने या कंपनी ने? देखो, ना तो तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो और ना ही मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। बात बिल्कुल साफ है। इस रियासत में अंदर ही अंदर अंग्रेजों का राज चलने लगा है, तुम उनके लिए हमें मार रहे हो। क्यों है ना यही बात?
पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो तो। अरे मैं तुमसे भी पूछूंगा, घर में खाना बना कर रखा ही हो ना? चने की भाजी खूब आई है, खूब खानी चाहिए। वो क्या है कि तो भी करो, ठीक हो जाता है। अरे आप तो औरतों से बातें करने लगे। पूछिए क्या पूछ रहे थे? जल्दी से हाँ ना करो, मैं जाऊँ हुजूर। अरे कैसे कर दो है ना? मुझे इस औरत के सवाल पर शक हो रहा है, क्योंकि लोग प्रेम में जान दे देते हैं, चाहे वो देश प्रेमी क्यों न हो। अरे बेटा, अगर तुम सचमुच देश प्रेम में मरना चाहते हो तो इसके बाद क्यों आए हो? जब समय आए कुर्बानी दे देना। अरे हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो अरे वाह 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 वाह, तुम लोगों ने तो मेरी नाक बचा ली। लो भाई, हो गया तुम्हारा न्याय। अरे जब समय आए ना तो देश के लिए कुर्बानी दे देना। इस फैसले में इन जुलाहों का नाम भी लिख दो। अच्छा, और कुछ? मोहर भी मार दो हुजूर। पकड़। चल रहा है? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि तुम लोग करके में ठुक ठुक करके कितना कमा लेते थे? इतना तो कमा लेते हैं कि हमारे कुटुंब का खर्चा आराम से चल जाए। अरे बड़े संतोषी हो, मैं जानता कि तुम लोग गरीब हो और धनी नहीं बनना चाहते। अरे कंपनी को सूद दोगे, तुम मोटी रकम काटोगे। अब कंपनी वाले भी यही चाहते हैं कि तुम लोग उनको सूद दो और जल्दी से जल्दी मेरी तरह अमीर बन जाओ। बेटा, इसमें मुझे झूठ नजर आ रहा है। हमें धनी बनाने के लिए हमारे कर्जे क्यों तोड़े गए? क्यों तोड़े गए? हम चाहते तो उन्हें अपना माल खुद दे दे, फिर हमारे साथ जोर जबरदस्ती क्यों की गई? क्यों की गई? अगर देश का माल कंपनी विदेश में भेजेगी तो आज नहीं तो कल यहाँ गरीबी बढ़ेगी। इसलिए हम अपना घरेलू पेशा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। हमें कंपनी के लिए मजबूर न किया जाए, हमें टूटे हुए कर्जों की कीमत दी जाए। कीमत दी जाए। मुंबई की कंपनी मील मजदूरों से उनका पेशा छीनकर उनका फायदा उठा रही है। फायदा उठा रही है तो अपनी हिकमत से, लेकिन उनके मुनाफे में हमारी मेहनत लगी है। हुजूर, हमें तो लग रहा है कि ये ठीक बोल रहे हैं। अरे गुनगुन, अब फिर बोली। अरे राजा को तो सुला दिया गया है, वो तो अब राज भी नहीं कर सकता। अरे हिम्मत हो तो उठा लो। जब हम उस तक पहले पहुंच पाए। तब फिर मेरी बात सुनो। कंपनी वालों के लिए सूद काटो, वरना करके चल नहीं पाएंगे। हम लोग कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हम लोग अपना धंधा करेंगे। अपना धंधा करेंगे। अरे सिपाही, ये तो सबके सामने एक सुनो बोलने लगे। हुकुम करें हुजूर। अरे हुकुम है कि इन्हें जेल में कैद करवा दिया जाए और इन्हें इतना पिटवाओ कि इनके पैर तो सही सलामत रहे मगर करके चलाने वाले हाथ टूट जाए। किसी तरह मैं अपने आदमी का दुख भूल गई थी सरकार, और उस जमींदार के कारिंदे ने मुझसे मेरे 8 साल के बच्चे को छीन लिया और उसे बंधुआ बना दिया गया। तो परेशान मत हो, मैं तुम्हें भी राजमहल की बंधुआ बना दूंगा। मेरा मतलब राजरानी बना दूंगा। ना ना, मैं क्या करूंगी राजरानी बनकर? किसे बना दो? हम भी क्या करेंगे राजरानी बनकर? हमारी जिंदगी हमसे ज्यादा अच्छी है। अरे बेवकूफ औरतों, बचपन से यहाँ मौजूद हर एक लड़की राजरानी बनने का ख्वाब देखती है, और मैं जब तुम को राजरानी बना रहा हूँ तो तुम इसे ठुकरा रही हो। ठीक है, हम तैयार हैं। तो भी ठीक है, मैं भी 2 औरतों के लिए लिख देता हूँ। पकड़े तो, और इसका मन करे तो इसे भी लेकर चले जाना, मार देता। लो पकड़ो। शुक्रिया शुक्रिया। देख लो। हुजूर, आपकी लूटपाट ऐसे ही चलती रहे। आप सबको यूं ऐसे ही लूटो। आपको खूब सारे कीड़े पड़े, आप जल्द से जल्द फांसी में चढ़ जाओ। तारीफ, मेरी तारीफ कर रही थी ये। तारीफ। अरे अब तो पकड़ी ना है हरन को, इतना पानी उतना पानी। जितना पानी उतना पानी, जितना पानी उतना पानी। अरे दुनिया बन गई हूँ रानी, जिसका तुम गरीब
मेहरबानी है, ये तुम्हारी की है मेहरबानी। जिंदा पानी उड़ता पानी, जिंदा पानी उड़ता पानी, जिंदा पानी उड़ता पानी, जिंदा पानी उड़ता पानी। महाराज की जय हो। कौन? तू? महाराज डरे नहीं, हम आपके पास आए हैं, हमसे बात करें। क्यों बात करूं? चलिए हम ही आपसे बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले तुम मुझसे बात करोगी और फिर मुझे जहर दे दोगी। जरूर बड़ी रानी ने भेजा है, वो निर्दयी है, उसकी पीठ पर नागिन बनी है, नागिन। महाराज हम तो उन्हें जानते भी नहीं, ना ही जानना चाहते हैं, हम तो आपसे बात करने आए हैं। हाँ, लगता है 7वें नंबर की रानी हो, उसी से उसकी नहीं पटती। महाराज हम रानी नहीं बांदी हैं। तो झूठ बोलती हो, मुझे तो तुम राजरानी लगती हो, अपने आप को बांदी क्यों कहती हो? अरे बंदी तुम नहीं, बंदी तो मैं हूँ। किसने बंदी बनाया आपको? ये बता दूंगा तो मार डाला चाहूंगा। शहर में गदर मची है, गदर। महाराज होकर आप इस तरह डरिए नहीं, इसलिए तो आपके राज में ऐरे गहरे नत्थु खैरे राज करने लगे हैं। ऐसी बात है? तुम इस तरह खड़ी क्यों? आप मेरे पास आकर बैठो। इतने दिनों बाद कोई मुझसे मिलने आया है। हमें तो लगता है आपके पास कोई रानी भी नहीं आती। ना आने दो। लेकिन तुम तो आ गए। मैं भीतर से कितना प्रसन्न हूं ये तुम नहीं समझ सकती। मुझे तो लगता है तुम्हें राज के बारे में बहुत जानकारी है। मैं कहता हूं अगर राजा का दिमाग काम न करे, मंत्रियों से धोखा दे दे, तो फिर किसी चतुर रानी को ही आगे आना चाहिए। बता, तुम जहर लेकर तो नहीं आई? हमें तो लगता है आपको जहर दिया जा चुका है। हाँ, ये हो सकता है। मैं कई दिनों तक बेहोश रहा हूँ। अभी भी मुझे बेहोशी के दौरे आते हैं। सुनो, यहाँ किसी से कहना नहीं, ये कंपनी वाले बहुत गड़बड़ करवा रहे हैं, वोट डालने में उस्ताद लगते हैं। आओ, रानी साहब मेरे पास आओ। प्रेम करना तो मैं जैसे भूल ही चुका हूँ। महाराज आप ही नहीं, शहर का हर आदमी प्रेम करना भूल गया है। क्या तबाही है। आपके बारे में तो कहा जाता है आप 6 महीने तक सोते रहते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। 6 महीने हो गए मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया। सच बताओ, तुम शहर कब गई थी? आपकी जाना तो किसी तरह मुझे भी ले चलना। बहुत दिन हो गए इतनी प्रजा को देखे। हम ले चले? अरे राजा की तरह खुद जाइए, फौज के साथ हाथी में घूमिए, अपनी प्रजा से मिलिए, वो आपके लिए विवल है महाराज। अरे मैं भी तो विवल हूँ, पर क्या करूँ? नहीं जा सकता, किसी को हुक्म भी नहीं दे सकता। क्यों? धोखाधड़ी से मेरी मोहर चुरा ली गई है। अब बिना मोहर के मैं कैसे साबित करूँ कि मैं ही राजा हूँ? सुनो, अब की बाहर जाना तो मुझे भी साथ ले चलना। ले चलेंगे, पर हमारे कुछ वचन हैं। वचन देता हूँ, कुछ कहो तो सही। सुनिए, हर बोले जब आजादी के गीत गाते हुए छावनी के पास से गुजरे, उनकी सारंगियां तोड़ दी गई और उनकी दाढ़ियां नोच दी गई। औरतें अब कचरियों के मेले में नहीं जाती, ना ही गाना गाती हैं। वो तो श्रृंगार करके घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहती, क्योंकि कुछ औरतों को पकड़कर अंग्रेजों के तंबुओं में भेज दिया गया था। और सुनिए महाराज, कई तालाब चारागाह बना दिए गए, कमल उजड़ गए, मखानों का रोजगार चौपट हो गया है। अब की दशहरे जनता को मछलियों के दर्शन भी नसीब नहीं हुए। कई ढीमरों के जाल छीन लिए गए हैं। महाराज, राज के पूरब में अकाल पड़ा है, जनता प्यासी मर रही है। वो तो अपने लिए कुआं भी नहीं खोद सकती, और तो और एक किसान
रोटियां का मत कर सकते? बात बात मेरे कान फट जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कर कौन रहा है। आपकी मुहर। क्या? मेरी मुहर? हाँ, आपकी मुहर। ये देखिए, आपकी मुहर ने हमें राजरानी बना दिया, जबकि हमें गरीब कपड़े धोने वाली औरत है। हमें तो लगता है आपकी मुहर एक दिन आपको ही जेल खाने में डलवा देगी। ऐसा न कहो, किसी भी तरह मेरी मुहर दिला दो। दिला देंगे, पर हमारी कुछ शर्तें। तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर करता हूँ। तो सुनिए, किले की सेना की भर्ती हम करेंगे। ठीक है। छावनी की रसद हमारे सुझाव से जाएगी। ठीक है। मुहर के बूते मनमानी करने वालों को सजा हम देंगे। ठीक है, सभी शर्तें मंजूर है, बस मेरी मुहर लाके दे दो। दे देंगे, पर जब तक हम वापस ना आए हमारा इंतजार करिए। अरे रे रे, काहे कच्ची उम्र में गधे की तरह जंगल जलेबियां भगे जा रहे हो? खांसी खुर्रा हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। मैं फल के स्वाद की खातिर बीमारी की परवाह नहीं करता। अच्छा, तो तुम खेतों से चोरी करने में उस्ताद हो गए हो। हो गया हूँ। तुम्ही ने कहा था ना कि यहाँ बुद्धू बने रहने से काम नहीं चलता। ठीक है, सुनो, हम राजा से मिलकर आ रहे हैं। अरे तुम मुझसे भी एक राजा मिलने आया था। अरे कपोड़ी, तुमसे कौन राजा मिलने आएगा? हम दिल लगी नहीं कर रहे, हम सही में राजा से मिलकर आ रहे हैं। हाँ, फिर वहाँ तो खूब मेवा मिष्ठान खाया होगा। मगर तुमने राजा को जगाया कैसे? ढोल बजाया था कि तुम्ही? राजा के सोने की झूठी खबर जानबूझकर फैलाई जा रही है। क्या? किसने फैलाई थी? लगता है मुंशी ने, और उसी ने उसकी मुहर चुराई है और बड़े लोगों को मिलाकर मनमानी कर रहा है। अब राजा को अपनी मुहर चाहिए। वाह वाह, इतना बड़ा मुंशी भी चोर निकला। लगता है चोरी करने का अलग ही मजा है। तारीफ के पुल मत बांधो, राजा को अपनी मुहर चाहिए। तो जाकर ले आए मुंशी से। अरे मुहर हमें चाहिए। तो ऐसे बोलो ना, मोहर तुम्हें चाहिए। कोई बात नहीं, मैं राजा की मोहर मुंशी से चुरा लाऊंगा। इसके लिए तुम्हें कमाल कर दिखाना पड़ेगा। वैसे सच सच बताओ, कौन आया था तुमसे मिलने? हाँ, भूख मिटाने के लिए मैं यही खा रहा था जंगल जलेबियां। दीवार फांद कर आया एक हरकारा, उसने मुझे धीरे से पुकारा। हरकारे को तुम कहते हो राजा? अरे सुनो तो उसकी बातें। बोला, यहाँ के हाथी में भ्रष्ट, फिर भी मैं झांसी से आया हूँ। अंग्रेज की नियत है खोटी, झांसी के रानी का पैगाम लाया हूँ। रोटी और कमल की याद दिलाने आया हूँ। हाथ पर हाथ नहीं धरना है, अब अपनी मिट्टी के लिए मरना है। तो मैंने सोचा, इसमें मुझे क्या करना है? सिर्फ मुहर की चोरी करना है और पहले इस मुंशी का उन्माद खत्म करना है। और फिर जंग में मरना है। आजादी की लड़ाई में काहे को डरना है? चलो चलो। अरे मुझे क्या पता था कि 7 समुंदर पार से आए अंग्रेज व्यापारी इतने दरिद्र निकलेंगे, फौज फौटा रखेंगे अपनी और उसका खर्च चलाएंगे हम। अरे कहाँ फंस गया मैं। कंपनी ये मुझसे 1 लाख रुपए के चांदी के सिक्के मांग रही है। चांदी के सिक्के खजाने से बोरों में लाद कर जाएंगे, तब तो ये पूरी जनता जान जाएगी और मेरी जान साजत में पड़ जाएगी। अरे इन गोरों को क्या पता कि हिंदुस्तान में जहाँ लक्ष्मी गाड़ कर रखी जाती है, वहाँ सांपों का पहरा रहता है। नमक हराम के घर में बैठूं, फिल्म दिखाऊं चोरी का मुँह चोरी का। दिन भूतों पर से झाड़ू, ढक्कन खोल तिजोरी का। अरे ये क्या, तू अब तक मरा नहीं? वाह मुंशी जी, अपना लिखा फैसला ही भूल गए। मरूंगा तो किसी बड़े काम के लिए मरूंगा। मुझे तो लगता है कि अब मेरे दिन करीब आ गए।
कंपनी वालों ने मुझसे बोरे भर के रुपए मांगे। अरे खजाने के तहखाने में काले नाग बैठे हैं, पैसे दो उन्हें। मैं बताऊं? हाँ एक परवाना लिखकर भेज दो कि कंपनी जल्दी से जल्दी अपनी सेना लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। अरे हट, यही तो नहीं हो सकता। क्यों? ये मोहर का असर ठंडा पड़ गया क्या? अब यही समझो तुम। तो उसे फेंक क्यों नहीं देते? कितने गहरे गहरे कुएं तो है अपने राज्य में। अरे भाई, कंपनी अब मुझसे 1 लाख रुपए का कर्ज मांग रही है। बाप रे, 1 लाख? तुम और बड़े काम की है ना। हो तो एक परवाना रियाया के नाम भी भेज दो कि जैसे ही खजाने से रुपया निकले, रियाया लूट कर उसे वापस खजाने में जमा। न सांप मरे न लाठी टूटे। अरे वाह, तुम्हारी ये तरकीब कुछ समझ में आ रही। पहले मुहर निकाल कर परवाना तैयार कर देता हूँ। यही तो मैं भी चाहता था कि पहले से वो भी काम हो जाए। अरे डब्बा, तुम्हारे घर खूंटे से बंधा एक गधा मर गया। गजब रे, भौजी का गधा बिना कड़ी खाए मर गया। अरे मेरे साथी, तुझे इसके राज्य में घास भी नसीब नहीं हुई। कहाँ जा रहा है? अब कुछ नहीं, मेरे भौजी का गधा मर गया। अरे मेरी मुहर कहाँ रखी मैंने? डब्बा, डब्बा, मेरी मुहर चोर! डब्बा, मेरी मुहर डब्बा! महाराज की जय, महाराज की जय, महारानी बुलिया की जय, महारानी बुलिया की जय। दोषियों को हाजिर किया जाए। हम रानी नहीं हैं, पर हुक्म है हमारा, जिस पर छाप है राजा की मुहर की, जिसे मुंशी ने चुनाया और हम सब पर जुल्म ढाया। जुल्म का जिम्मेवार कौन है? सरकार, मुहर मैंने नहीं चुराई थी। तुम्हें अपनी शर्म नहीं आई? प्रजा के सामने मेरा सिर झुकाया। हमारा भाई जैसा गधा मर गया, आज उसका 10वां है। ये मुंशी प्रजा के सामने नदी के किनारे अपना सर झुकाएंगे, ताकि इन्हें अपने किए गए अत्याचारों पर शर्म आए। मुंडन के बाद ये अपनी सारी संपत्ति खजाने में जमा करेंगे, और ध्यान रहे ये छावनी की ओर हरगिज न जा पाए, इसलिए इनके इर्द गिर्द पहरा बिठाया जाता है। अरे मेरी आंखें फोड़ डालो, मेरे हाथ पर तोड़ डालो, पर प्रजा के सामने ऐसे जलील मत करो। सरकार, मैं सालों साल इन सब का हाकिम रहा हूँ। राजा की मुहर की अवमानना जब तुमने दूसरों को नहीं करने दी, तो तुम कैसे कर सकते हो? हुक्मनामे में छाप पड़ी है, छाप। सिपाही, इसे नदी किनारे ले जाओ। सरकार, उठ! मुंशी के बच्चे, क्या तुझे भी नहीं पता राज सिर्फ मोहर का चलता है? चल! रसद का मालिक टहुआ बंद खौआ को बनाया जाता है, क्योंकि ये जानता है कि एक पावन्य के लिए रात भर चूहों से कैसे लड़ा जाता है, प्रजा के पेट पर लात मारकर अनाज का काला धंधा कैसे किया जाता है। हुक्म दिया जाता है कि आज से छावनी की रसद बंद कर दी जाए। प्रजा के लोग भूखे रहकर अंग्रेजों का पेट नहीं भरेंगे। बिल्कुल महाराज, रसद बंद कर दी जाए। मैं भी तो यही चाहता था, पर क्या करूं, ऊपर से बहुत जोर दबा पड़ता था। जो कुछ भी हो, मुझे मुंशी की तरह सजा न दी जाए। अरे मैं भूखों के लिए लंगर भी खुलवा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अरे कुछ नहीं, हुकुम के मुताबिक चाबियां डवा को दो। मुझे माफ कर दो। सिपाही, इस कार को कोठरी में ले जाओ।
ज्यादा मुझे अपने बच्चे की याद आती है। मेरी ममता को घायल कर दिया गया है सरकार। सरकार, मैं इसके बेटे को अपने मौत से भी ज्यादा प्यार करता हूं सरकार, लेकिन मेरी एक अरदास है कि मुझे कोई ऐसी वैसी सजा ना दी जाए। मैं किसानों को सताना बंद कर दूंगा, छावनी के अफसरों को कभी दावत ना दूंगा, अरे मैं उस तरफ देखूंगा भी नहीं। सरकार, मुझे इसकी बात पर तभी भरोसा नहीं, इसे सजा दी जाए। वो आफत है जिससे इसका बच्चा वापस कर दिया जाए। ये ममत्व के प्रति अपराध हुआ है। लेकिन मुझे मुंशी की तरह सजा ना दी जाए। इससे इसकी जमींदारी छीन ली जाए और इसकी सारी संपत्ति खजाने में जमा की जाए और इसे जेल खाने में डाल दिया जाए। अरे नहीं सरकार, सरकार मैंने तो सिर्फ लगान वसूलने का कहा है, नहीं सरकार। सरकार मुझे मेरे चाचा भाई बनाने चाहते थे सरकार। कंपनी के इशारे से जुलाहों के हथकरघे तुड़वा दिए गए हैं। वो सब बेघर-बार हो गए। उन्हें हमारी सेना में भर्ती कर लिया जाए। जल्द से जल्द सेना की परेड शुरू हो जानी चाहिए। झांसी की रानी की मदद करना हमारा फर्ज है। अंग्रेजों की मदद का इकरारनामा रद्द कर दिया गया है। चारागाह वापस ले लिए गए हैं। छावनी की सेना अगर झांसी की ओर बढ़ती भी है तो हम सीना तान कर मुकाबला करेंगे। जय बुंदेला! जय बुंदेला! हाँ बुंदेला! ऋषभ चतुर्वेदी, साक्षी शुक्ला, राजा चौधरी, निखिल बंसल, कल्पना शर्मा,
रजत ग्रोवर। राज। हेलो। ये थी प्रस्तुति नाटक राजा की मोहर की। आपसे 5 मिनट का समय और चाहते हैं, तो जो पात्रों से आपका परिचय हो गया, बैक स्टेज के लोगों से भी आपका परिचय करा दें। तो हारमोनियम पे हमारे साथ थे उज्जैन से आए श्री सुंदर लाल जी, रिदम और परकशन गगन सिंह बेस संभाल रहे थे, और प्रकाश व्यवस्था में थे ताना जी, वे भी मंच पर आ जाएं। आइए। और कास्ट्यूम रश्मि आचार्य जी ने किया था। अब मैं नाटक के निर्देशक श्री लोकेन त्रिवेदी जी से निवेदन करता हूँ वे मंच पर आएं। साथ में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री मनोज नायर जी से कि वे भी मंच पर आए। और आज हमारे बीच में टैगोर विश्व कला और संस्कृति केंद्र के निदेशक श्री विनय उपाध्याय जी भी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वे भी मंच पर आए। ताना जी आप भी आए, 2 मिनट के लिए आए, 2 मिनट। अब मैं हमारे विनय उपाध्याय जी से निवेदन करता हूं कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर श्री लोकेन त्रिवेदी जी का स्वागत करें। हाँ, निशा जी भी हमारे बीच में है, दिल्ली से आई है निशा त्रिवेदी जी भी मंच पर आए। और साथ में श्री सुंदरलाल जी और गगन जी से निवेदन है वे आए, उनका भी पुष्पगुच्छ, निशा जी का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हाँ सर, गगन जी किधर? ओके। ताना जी प्रकाश पे थे, उनका भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। रश्मि जी का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत किया जाए। गगन जी आ गए क्या? गगन सर, मैं अब विनय सर से और लोकेन सर से निवेदन करूंगा कि कुछ नाटक पे बोले और सर भी अपना अनुभव बताएं, 1 महीना उनका किस तरह बीता रहा, और फिर लोकेन विनय सर भी कहें। इसके बारे में क्या बताया जाए। फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और इन्होंने मेरा ख्याल है कि हमने कुछ 4-5 स्क्रिप्टें पढ़ी, उसमें से इन्होंने खुद ही ये तय किया कि ये वाला नाटक करना है, और हम लोगों ने शुरू कर दिया। और उसका परिणाम आपके सामने है आज कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। सचमुच में हम पीछे तो मतलब इनको बहुत क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन सचमुच में इन्होंने बहुत मेहनत की है और आज यहाँ तक मतलब कि इस कथा को लेके आए, क्योंकि ये एक तरह से सच्ची कथा है जो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इस पूरे मतलब इलाके के अंदर जिस तरह की जातियाँ हुई, ख़ासतौर पे 1857 के पहले या 1857 का गदर जो था या युद्ध जो था, या ये कहना चाहिए कि हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मतलब वो जो शुरुआत थी, उसके पीछे बिल्कुल वही लोग थे जो बिल्कुल निम्न वर्ग के थे, और उनके साथ में जिस तरीके की जातियाँ हो रही थी। अजीत पुष्कर जी को मैं ख़ास तौर पे मतलब इसके लिए याद करता हूँ इस वक्त में। वो अस्वस्थ हैं, नहीं तो यहाँ ज़रूर होते वो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी ये कृति लिखी है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसको मतलब करने यहाँ पे कर पाया। मैं
टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का आभारी हूँ, चौबे जी का, मनोज भाई का, आप सबका कहाँ गए हमारे और साथी लोग जो यहाँ पर इस काम को करने में लगे हुए हैं। खास तौर पे विक्रांत बाबू हमारे साथ में पूरे वक्त लगे रहे, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसको इस अंजाम तक पहुँचाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया। शुक्रिया, धन्यवाद। लोकेन भाई ने आज शहीद भवन में जिस तरह से इस नाटक को जीवंत किया है, तो उसको लेकर छोटे छोटे से कुछ बिंब मेरी आंखों में तैर रहे हैं इस वक्त। और मुझे लगता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के नुमाइंदे होने के नाते मुझे आप सबसे वो साझा करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो नाटक का जो चयन उन्होंने किया है, वो बहुत ही आज़ादी के अमृतकाल में हम सब लोग इस वक्त पूरे देश के अतीत को याद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही मौजूद ये स्क्रिप्ट थी जिसका चयन लोकेन भाई ने किया। तो सबसे पहले तो उनके चयन की दृष्टि को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, नाटक की जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु से जुड़कर मैं अगर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सूक्त को याद करूं, जिसमें वो कहते हैं कि जनस्य विजयम देहि दुर्जा नाम च पराजयम सर्वलोक शिवशैव नाट्य से च विवर्धनम। हे नाट्य देवता, आप दुर्जनों का दलन करें और सज्जनों का कल्याण करें। इस तरह से हमारे नाट्य कर्म को आप समृद्ध करें। तो देखिएगा कि नाटक की जो आवाज़ हम सब तक पहुंचती है, वो कैसे सर्वहारा वर्ग से उठकर और उनके कल्याण को लेकर, उनके सामूहिकता को लेकर, इच्छा शक्ति को लेकर और स्वाधीनता और स्वराज के लिए जो संघर्ष है उसको रेखांकित करते हुए हम सब तक पहुंचती है। इसलिए कहते हैं कि नाटक का जो समाज शास्त्र वो अलग से नहीं गढ़ा जाता, वो इसी समाज से उठाई हुई कोई आवाज़ होती, कोई कहानी होती है और वही दरअसल नाटक का हिस्सा बन जाया करती है। तो इस तरह से ये जो आज बहुत ही प्रासंगिक सा जो नाटक हम सब ने मिलकर देखा, उसे आज के परिवेश में अगर हम देखें जोड़कर, तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक उपयुक्त नाटक का चयन लोकेन भाई ने किया। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं लगातार लगभग पूरे महीने का साक्षी हूँ, क्योंकि हमारे उस परिसर में, हमारे उस कैंपस में मैं इन अनगढ़ से इन किरदारों को देखता रहा और किस तरह से इनके भीतर छिपी हुई प्रतिभा को, इनके अभिनय कौशल को लेकर और दीगर जो भी हम मंच पर देख रहे थे, वो तमाम प्रतिभाओं को निखारने का काम लोकेन भाई ने किया। तो निर्देशक जो है उसकी अपनी जो दृष्टि है, उसका जो स्किल है, उसका जो कौशल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वो किस तरह से इनमें किरदारों में संभावना की तलाश करता है और उन्हें नाटक का एक हिस्सा बनाने के लिए अपनी तरह से उसका चयन करता है। तो जो चयन की दृष्टि है और निर्देशन की जो दृष्टि है लोकेन भाई की, उसका भी मैं बहुत कायल हूँ। और उनके नाटकों को मैं एक मुद्दत से देखता रहा हूँ, भोपाल के तमाम सभागृहों में भी और बाहर भी। तो लोकेन भाई की जो खासियत है वो ये कि वो म्यूजिकल प्ले को लेकर बहुत ज़्यादा उनका इसरार होता है कि नाटक में जो संगीत है वो नाटक का ही हिस्सा बनकर, उसकी आवाज़ बनकर इस नाटक के माध्यम से आप सब तक पहुंचना चाहिए। तो जो वॉइस है उसको अलग तरह से नए प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में वो जिस तरह से संगीत का सहारा लेते हैं, तो वो निश्चित रूप से उनकी बहुत खासियत बन जाती है। और वो संगीत थोपा हुआ संगीत नहीं है, वो दरअसल उसी कहानी का हिस्सा बनकर इस नाटक में आता है। और सच्चे रंग संगीत का परिचय भी दरअसल यही होता है कि वो थोपा हुआ न लगे। दूसरी बात है कि बुंदेली में जो अडॉप्शन है वो हमने देखा, तो हमारे मध्य प्रदेश के जो लोक अंचल हैं, जिनको हम 4 हिस्सों में मुख्यतः बांट कर देखते हैं, उसमें बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ और बघेलखंड। तो इस तरह से जो बुंदेली में इस नाटक को उन्होंने प्रस्तुत किया, तो उसके सहारे बुंदेली संस्कृति की जो छौंक है वो भी हमने देखी, महसूस की। तो बुंदेली का जो मटियारा लोक संगीत है वो भी उसमें चल कर आया। तो नाटक इस तरह से पूरी की पूरी जो शक्ति अर्जित करता है, जो समावेशी शक्ति अर्जित करता है, तो वो लोकेन भाई ने की। बहुत सारी उन मुश्किलों का भी मैं साक्षी हूँ। सेहत नासाज हुई हमारे लोकेन भाई की वहाँ पर, तो अब क्या किया जाए, लेकिन नाटक की रिहर्सल कभी बंद नहीं हुई। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लोकेन भाई इन बच्चों के साथ पूरे सुबह शाम दोपहर जब भी वक्त मिलता, हमारे कैंपस में ही रहे लोकेन भाई। तो ये जो होता है कि
रंगमंच की जो असली जो कसम है, जो सौगंध है, वो दरअसल उसके चलते रहने में, आबाद चलते रहने में ही दरअसल उसकी जो है हम अहमियत मानते हैं। लोकेश भाई ने उन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद से किया, तो मैं उनको पूरी विश्वविद्यालय की ओर से, आप सब दर्शकों की ओर से भी हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। और ये जो बच्चे जिनको मैं बहुत अलग तरह से स्वच्छंद उस परिसर में देखता रहता हूँ, तो देखिए कि तब ये एहसास नहीं होता कि इनके भीतर इतना अच्छा अभिनेता बैठा हुआ है, इतना अच्छा कलाकार बैठा है। तो आप सब लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ कि ये जो पहली सी पादान पर लोकेंद्र त्रिवेदी जैसे आपको देश के आला दर्जे के निर्देशक का सानिध्य मिला है, इसको अपना सौभाग्य मानिए आप। और जो सबक आपने इनकी कार्यशाला के दौरान सीखे हैं, उन सबकों को आत्मसात करते हुए रंगमंच के रास्ते पर बहुत दूर तक आप जाएंगे, शुभकामनाएं भी आज के इस मंचन के माध्यम से आप सबको मैं प्रेषित करता हूँ। हमारा टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, देखिए कि अभी 3 बरस ही हुए हैं, लेकिन इन 3 सालों में जैसे कि लगता है कि 30 साल की शक्ति मैं इसमें देखता हूँ। इतने अच्छे काबिल फनकार कलाकार यहाँ पर आए हैं। मनोज नायर, आनंद यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे विक्रांत को तो विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा। जिस तरह से विक्रांत समर्पण भाव से पूरी तरह से एक अलग निपत्ति की शक्ति बनकर आते हैं, तो मैं विक्रांत आगे आओ। और आज विक्रांत का जन्मदिन भी है, तो हम खड़े होकर आइए विक्रांत को बधाई घोषित करें। निशा भाभी आई हैं, और मैं हमेशा ही देखता रहता हूँ कि पहले लगता है नहीं आएंगी, पता नहीं कहाँ अलग तरह से व्यस्त हैं, लेकिन आखिर मंचन के पास आते आते अचानक भाभी आ ही जाती है। तो निशा जी आप आती है तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि इनके जीवन के नेपथ्य की शक्ति तो है ही, लेकिन रंगमंच के नेपथ्य की शक्ति भी निशा भाभी हैं। तो ये सहकार आपका बना रहे। देवीलाल पाटीदार जी आज इस मंचन के साक्षी बनने के लिए आए हैं। लोकेश भाई के तो आप फैन हैं, लेकिन हमारे परिवार से भी आप जुड़े हैं। आप सब दर्शक जो पहली से आखिरी पंक्ति पे बैठे हैं, विपरीत मौसम था, ये बारिश जो अचानक आई है उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसे प्रेक्षागृहों में अचानक बारिश कहीं बंदिश भी